कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर JS ITI के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा कास्ट आयरन, जिसे बोलते हैं ढलवा लोहा। तो बता दें आपको कि इसके पहले की जो टॉपिक थी वो पिग आयरन थी। पिग आयरन को बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते थे। ब्लास्ट फर्नेस को क्या बोलते थे? वात्या भट्टी भी बोलते थे। और इस पिग आयरन का निर्माण करने के बाद हम क्या करेंगे? कास्ट आयरन का निर्माण करेंगे। तो पिग आयरन से कास्ट आयरन का निर्माण करने के लिए हम क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे हम आज इस सेशन में कि पिग आयरन का निर्माण कैसे करते हैं, पिग आयरन के निर्माण के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं, उस भट्टी के फीचर्स क्या हैं, फर्नेस के फीचर्स क्या हैं, और एट लास्ट जो कास्ट आयरन हमारा निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टॉपिक है वो क्या है? कास्ट आयरन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कास्ट आयरन। तो सबसे पहले हम बता दें, कास्ट आयरन का निर्माण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्यूपोला फर्नेस का। तो अभी जो फिगर आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, प्रदर्शित हो रही है, वो क्यूपोला फर्नेस का एक चित्र है। और क्यूपोला फर्नेस कैसे हम याद करेंगे कि कास्ट आयरन का निर्माण किस भट्टी में करते हैं? तो C फॉर कास्ट आयरन और C फॉर क्यूपोला। कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कास्ट आयरन बोल देते हैं निर्माण होता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो ऐसा नहीं है। C फॉर कास्ट आयरन और C फॉर क्यूपोला होता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा हम बताएं कि कास्ट आयरन एक ढलवा लोहा, एक फेरस धातु है। इसे पिग आयरन से तैयार किया जाता है। पिग आयरन को क्यूपोला फर्नेस में पिघलाकर तैयार किया जाता है। इसमें पिग आयरन की अपेक्षा कम अशुद्धियाँ होती हैं और इसमें कुछ विशेष गुण भी होते हैं। जैसे क्या क्या गुण हो सकते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो बाकी दूसरे फेरस मेटल की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस मेटल में बहने का गुण अच्छा होता है, जिससे इसकी ढलाई आसानी से की जा सकती है। और भी देखा जाए तो दूसरी धातुओं पे एक अच्छा, इस पर अधिक फिनिशिंग आती है। और ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा होने से या अच्छा होने से हम देख सकते हैं यह एक प्रकार का लुब्रिकेटर धातु है, अर्थात इसकी मशीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यह अच्छी बेयरिंग सतह प्रदान करती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी 4000 लिब्राज पर स्क्वायर इंच होती है। अब हम देखते हैं इस फिगर में कि जो हमारा क्यूपोला फर्नेस है उसमें सबसे ऊपरला जो पोर्शन है वो स्पार्क अरेस्टर कहलाता है। फिर उसके नीचे देखते हैं चार्जिंग डोर है। फिर उसके नीचे देखते हैं प्लेटफॉर्म है, स्टील सेल है, रिफ्रैक्टरी लाइन है, विंड बॉक्स है, ब्लास्ट बेल्ट है, फिल्टिंग होल है, स्लैग होल है, ड्रॉप बटन है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ये स्पार्क अरेस्टर, यहाँ से हम भट्टी में स्पार्क पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं कि ये चार्जिंग डोर है, यहाँ से चार्जिंग मटेरियल डालते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, यहीं पे चार्जिंग मटेरियल क्या होता है? स्थिर हो जाता है। ठीक है, ये स्टील की सेल है, स्टील की परत है। और ये रिफ्रैक्टरी लाइन है, यहाँ पे एक लाइन बना दी जाती है। ये जो है कि अब इसके नीचे जो है ये मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है। विंड बॉक्स, यहाँ से हम हवा प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर ये ब्लास्ट बेल्ट है, जहाँ पे जो है ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, उसके बाद स्लैग होल है, ड्रॉप बटन है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मेटल चार्जिंग जो है ये पोर्शन है, यहाँ से मेटल चार्जिंग होती है, मेटल को भी चार्ज किया जाता है। कोक बेड, ये जो बना हुआ है ये कोक बेड है, यहीं पे कोक यानी कोयले को रखा जाता है। और ये टैपिंग होल है,
और ये देख रहे हैं ट्वेयर्स है जहाँ से वायुनलिकाएँ होती हैं, और ये सैंड बॉटम है, बालू जहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि क्यूपोला फर्नेस के क्या क्या पार्ट हैं। और आगे हम देखते हैं कि अगर इसकी विधि को हम देखें तो विधि से पहले हम कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे कास्ट आयरन के बारे में कि ये कास्ट आयरन बहुत भंगुर धातु है और इसकी केवल फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है, इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता है, और इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। और देखा जाए तो जिस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन होती है वो मशीन करने योग्य नहीं होती है, जिससे इसके पार्ट्स ऐसे पार्ट्स भी बनाए जाते हैं जिन पर मशीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी देखा जाए तो बाकी मटेरियल की अपेक्षा ये सस्ता होता है। और अगर अब आगे देखें तो हम कास्ट आयरन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं पिग आयरन को क्यूपोला फर्नेस में क्यूपोला फर्नेस या क्रूसिबल में पिघला कर तैयार किया जाता है। ये भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का छोटा रूप है, यानी हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस से छोटा होता है। इसके अंदर का व्यास 1 से 2 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो व्यास है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 मीटर है, और ऊंचाई 6 से 12 मीटर। तो यहाँ पूरी हम ऊंचाई देख लेते हैं, वो कितना है, 6 से 12, ठीक है, तक होती है। इसमें 2 से 4 टन तक कास्ट आयरन को हम तैयार कर सकते हैं। 2 से 4 टन, तो 2 से 4 टन का मतलब कितना हुआ, 1 टन में कितना किलो होता है, अगर देखें तो 1 टन में 10 कुंटल होता है। तो 20 कुंटल से 40 कुंटल जो है हम एक बार में कास्ट आयरन का निर्माण इस भट्टी से कर सकते हैं। भट्टी में पिग आयरन के साथ साथ मेटल चिप्स भी डालते हैं। तो हम पिग आयरन के साथ साथ मेटल चिप्स डालते हैं। सबसे पहले भट्टी के पेंदे में आग लगा कर भट्टी को चार्ज किया जाता है। तो ये पेंदा है इसका है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आग लगाकर इसे चार्ज करते हैं। इसके अंदर पिग आयरन, मेटल स्क्रैप, कोयला और चूने का पत्थर का अनुपात 2:4:1 में रखा जाता है। और रखने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले कोयले की तह होनी चाहिए, फिर पिग आयरन और मेटल की चिप्स की तह, फिर चूने के पत्थर की तह डाली जाती है। इस प्रकार भट्टी को उसकी क्षमता के अनुसार भरकर लगभग हम 1340 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। और जब धातु पिघल जाती है तो अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं, और पिघले हुए धातु को लैडल्स में भरकर साँचों में डाल लिया जाता है, और जिससे कि कास्ट आयरन या ढलवा लोहा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ढलवा लोहा कैसे प्राप्त होता है, उसको कैसे हम कास्ट आयरन में तैयार करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कास्ट आयरन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जान जाएं कि कास्ट आयरन जो होता है वो लगभग आपको देखा जाए तो 7 प्रकार के होते हैं, जो कि है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मार्टल्ड कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, एलॉय कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, और अंतिम है नोडुलर कास्ट आयरन। तो देखें क्या होता है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 3 से 4% होती है, और इसमें स्वतंत्र रूप से कार्बन, फ्री कार्बन जिसे कहते हैं, 2 से 3%, और कंबाइंड कार्बन 1% तक होती है। इसका कलर ग्रे रंग का होता है, और बाकी कास्ट आयरन की अपेक्षा ये नरम होता है। इसकी मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं, और इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे पाइप, सिलेंडर, मशीनों के बेड और फ्रेम आदि इसके बनाए जाते हैं। इसे निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम और तांबे के साथ भी मिलाया जा सकता है। इसे वेल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वेल्ड करने से पहले प्री हीटिंग आवश्यक है। फिर हम देखते हैं दूसरा है वाइट कास्ट आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% तक होती है, जिसमें कंबाइंड कार्बन अधिक होती है। इसका रंग सफ़ेद होता है, चूँकि वाइट है तो रंग सफ़ेद होता है। यह बहुत कठोर होता है, इसलिए इसकी मशीनिंग करना मुश्किल होती है, लेकिन यह घिसता कम है। इसके मेन होल के ढक्कन, पानी के पाइप और बिजली के मेन स्विच की बॉडी इसकी बनाई जाती है।
और आगे देखा जाए तो तीसरा है मॉटल्ड कास्ट आयरन। यह ग्रे व वाइट कास्ट आयरन का मिश्रण है। इसमें कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन बराबर मात्रा में होती है। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट को बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें मशीनिंग किया जा सके और उनमें हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी हो। चौथा अगर देखिए तो मैलिएबल कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन इसमें भंगुरता का गुण होता है, इसलिए वाइट कास्ट आयरन से मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। इसमें 15 से 20% तक स्टील स्क्रैप मिलाया जाता है, जिससे मैलिएबल हो जाता है और भंगुरता कम हो जाती है। और इसके अतिरिक्त अगर वाइट कास्ट आयरन को बक्सों में बंद करके 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके कई घंटे तापमान पर रखा जाता है, जिससे कंबाइंड कार्बन फ्री कार्बन में बदल जाता है। यह नरम हो जाता है। इसे ब्लैक हार्ड प्रोसेस कहते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर इसके देखा जाए तो मैलिएबल कास्ट आयरन का जो प्रयोग है वो ब्रेक पैडल्स, ट्रैक्टर के पार्ट्स इत्यादि चीज़ों में हम प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट है पिग एलॉय कास्ट आयरन। तो एलॉय कास्ट आयरन में पिग आयरन में निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वेनेडियम मिलाने से एलॉय कास्ट आयरन बनता है। एलॉय मतलब जैसा कि आप जानते हैं मिश्रण होता है। इससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कई बार इसमें एल्युमिनियम या तांबा भी मिलाया जाता है, जिसमें वह मैलिएबल हो जाता है। नेक्स्ट है चिल्ड कास्ट आयरन। यदि कास्ट आयरन को पिघलाने के बाद सांचे में डालकर धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसमें फ्री कार्बन आ जाती है और पार्ट नरम हो जाता है। और यदि सांचे को जल्दी ठंडा किया जाए तो उसमें कंबाइंड कार्बन आ जाती है और पार्ट हार्ड हो जाता है। इसे जल्दी ठंडा करने को ही चिलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी कास्ट आयरन को जल्दी ठंडा करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? चिलिंग प्रोसेस कहलाती है। कई बार मोल्ड में नीचे या साइज में स्टील प्लेट्स लगा दी जाती है, जिससे पार्ट की बाहरी सतह तुरंत ठंडी होने से चिल्ड हो जाती है। इन पार्टों की मशीनिंग करना कठिन होता है। यह वाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। और लास्ट है नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो नोड्यूलर कास्ट आयरन यह एक मैलिएबल कास्ट आयरन की तरह होता है, परंतु इसे बिना किसी उपचार के बनाया जाता है। इसे नोड्यूलर आयरन, डक्टाइल आयरन, ग्रेफाइट आयरन आदि भी कहते हैं। इसकी मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। ऐसे पार्ट जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है उन्हें नोड्यूलर कास्ट आयरन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कास्ट आयरन को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, किस भट्टी में मैन्युफैक्चर करते हैं, और कास्ट आयरन के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में हमने जान लिया। तो आज आपने देखा कि कास्ट आयरन कैसे निर्माण होता है, कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं, इसके यूज़ क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें। जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें न समझ में आए उसे कमेंट के थ्रू आप मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।